हमारा नाम हाइकर्स पार्टी रखा हुआ था। इलीच को संगीत बहुत पसंद था और रोज शाम को संगीत सभाओं के लिए निमंत्रण मिलते थे। कस्बे की शांति में लेनिन की बाहरी जिंदगी उसके भीतर उबल रहे क्रांतिकारी विचारों की बिल्कुल उलट थी। बुर्जुआ लोकतंत्र का वक्त अब खत्म हो गया है। क्रांति का रास्ता अब तैयार है। मजदूर वर्ग मार्क्सवादी तरीके से संगठित होकर बुर्जुआजी को उखाड़ फेंकेगा और साम्यवाद कायम करेगा। और यहाँ से 500 मील दूर बाल्कन के सरायवो कस्बे में उत्सव चल रहे थे। 28 जून 1914 राज्य का दौरा करने आए अतिथि ऑस्ट्रिया के राजकुमार पर भीड़ में खड़े एक नौजवान ने पिस्तौल से गोली चलाई। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने पहले विश्व युद्ध का ऐलान किया और रूस में, एक बटे हुए मुल्क में, एक तरह की एकता का जज्बा जाग गया। ज़ार ने बालकनी पर अपना मुखड़ा दिखाया और ऐलान किया कि हमारी मातृभूमि रूस की ज़मीन पर जब तक एक भी विदेशी सैनिक है, हम शांति की घोषणा नहीं करेंगे। लोगों में उत्साह फैला, लोग खुश हुए, लोगों ने उसके लिए दुआएं मांगी, लोगों ने उसे अपना माई बाप माना और आखिर में लोग ही लड़ने गए। उस युद्ध में यूरोप का हर मुल्क ही जोश में तप रहा था और रूस भी युद्ध के उस बुखार से तपने लगा। युद्ध के पहले ही हफ्ते में 15 लाख लोगों की सेना जुटा ली गई। स्वयं सेवक अब तक के सबसे बड़े नरसंहार की ओर बढ़ रहे थे। पूर्वी यूरोप के बर्फीले जंगी मोर्चे में हर 2 में से 1 मारा जा रहा था। लाशें दफनाई नहीं जाती थीं। जो घायल होते थे वे अपने ही खून के साथ जम जाने के लिए छोड़ दिए जाते थे। इस बीच लेनिन को पोलैंड से निष्कासित कर दिया गया और वह स्विट्जरलैंड स्थित बर्न चले गए। शहर के बाहर उन्होंने बोल्शेविकों को संबोधित किया और युद्ध के बारे में अपने ख्यालात बताए। जल्द ही लोगों को पता चल जाएगा कि इस युद्ध में उन्हें छला गया है। हमारी सेना को अपने तथाकथित दुश्मनों की सेनाओं के सामने हथियार नहीं चलाने चाहिए, जो दरअसल उनके ही भाई हैं। यह युद्ध साम्राज्यवादी युद्ध है। हमें इसे गृह युद्ध में बदल देना चाहिए इसी वक्त। नेशनल असेंबली के बोल्शेविक सदस्यों पर लेनिन के शब्दों का तुरंत असर हुआ। जंग की मुखालफत के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और निर्वासित कर साइबेरिया भेज दिया। सबका सोचना था कि रूस की सेना मोर्चा फतह कर ही लेगी, लेकिन उसके हथियार बहुत अच्छे नहीं थे। पहले ही महीने में जर्मनी के कमांडर जनरल हिंडनबर्ग ने रूस की सेना को मात दी। जर्मन सेना ने रूसी सेना को चारों ओर से घेर लिया। अगस्त 1914 में रूस के 3 लाख सैनिक या तो घायल हो चुके थे या मारे गए थे। ज़ार के चचेरे भाई और कमांडर इन चीफ ग्रांड ड्यूक निकोलस को उसके पद से हटा दिया गया। ज़ार ने खुद सारा प्रभार संभाला, लेकिन हार जारी रही। ज़ार के मंत्रियों ने अपनी सेना की हौसला अफजाई करनी चाहिए, लेकिन 3 में से 1 सैनिक के पास बंदूक नहीं थी। वहां महल में एक अलग किस्म की धार्मिक आस्था पैदा हो गई थी। रास्पुतिन नाम के एक शराबी पर
रानी की गहरी आस्था बढ़ गई थी कि वह अपनी चमत्कारिक शक्तियों से उसके बेटे को बीमारी से बचा सकता है। नशेड़ी होने के बावजूद खूबसूरत महिलाएं उसकी ओर काफी आकर्षित होती थीं। रानी तो जैसे पूरी तरह उसके पाश में बंधी हुई थी। जो वह कहता है उसे हमेशा करना चाहिए। उसकी कही हर बात के गहरे मतलब होते हैं। हालांकि कार्टूनिस्ट इस बात को दूसरे नजरिए से भी देखते थे। रास्पुतिन के प्रभाव में रानी ने मोर्चे पर लड़ रहे अपने पति को लंबे लंबे खत लिखे। मेरे प्यारे निकी, मेरा दिल बहुत दुखी हो जाता है यह सोचकर कि तुम मेरे बिना कितनी सारी चीजों को झेल रहे हो। तुम्हारे कंधों पर बहुत भारी बोझ आ पड़ा है। अफसरों में ना तो कोई टीम भावना है और ना ही कोई हौसला। लेकिन फिर भी मेरी उम्मीद है कि तुम सैनिकों से लगातार मिलते रहोगे। घायलों की सेवा करना, उनकी पीड़ाओं को थोड़ा भी कम करने से मेरे दुखते दिल को थोड़ी राहत मिल जाती है। रानी ने सेंट पीटर्सबर्ग में एक मिलिट्री अस्पताल खोला। मोर्चे पर मरने और घायल होने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही थी। हिंडनबर्ग की सेना लगातार रूसी सेना को पीछे खदेड़ रही थी। मोर्चे पर रूसी सेना की लगातार हार से आम जनता के भीतर रास्पुतिन के खिलाफ गुस्सा भड़कता गया। दिसंबर 1916 में रास्पुतिन को सेंट पीटर्सबर्ग में प्रिंस यूसुफ के घर एक दावत में बुलाया गया और उसकी हत्या कर दी गई। रानी इस पर बहुत दुखी हुई। रास्पुतिन को खाने और शराब में साइनाइड मिलाकर दिया गया था, लेकिन उसका उस पर कोई असर न होता देख उसे गोली मारी गई। फिर भी वो नहीं मरा तो उसे और गोलियां मारी गईं और उसकी लाश को नदी में फेंक दिया गया। उन्नीस 1916 की सर्दी रूस के लिए पूरी सदी की सबसे ठंडी सर्दी थी। यातायात ठप हो गया था, बिजली कट चुकी थी और रोटी पाना एक बेहद मुश्किल काम था। पस्त सेना सबसे ठंडे दिनों में ठिठुर रही थी। पराजय के अपमान के बाद ठंड की मुसीबतें आने वाली थी। टूटी हुई सेना के पास वसंत का इंतजार करने और लाशों को ठिकाने लगाने के अलावा कोई काम नहीं था। वहां देश में लोगों के सब्र का पहाड़ टूटता जा रहा था। लोग सड़कों पर उतर आए थे। रानी का दिल पसीजा नहीं। ये लोग चिल्ला रहे हैं कि इनके पास खाने को रोटियां नहीं हैं। ये सच नहीं है। ये सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि बाकी लोगों को भड़का सकें। मैं सोचती हूँ कि चीजें जल्दी ही ठीक ठाक हो जाएगी। नेशनल असेंबली ने लोगों से अपील की कि वे शासकों का विरोध करें। 23 फरवरी को पीटर्सबर्ग में आम हड़ताल की घोषणा की गई। करीब 1 लाख कामगारों ने
सत्ता विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। जार ने सख्त आदेश जारी किया कि अव्यवस्था तुरंत रोकी जाए, लेकिन जार के आदेश से कोई फर्क नहीं पड़ा। लाखों मजदूरों की हड़ताल ने राजधानी की धड़कन ही रोक दी। 4 दिन बाद इस हड़ताल में जार के महल की रक्षा करने वाली फौजी टुकड़ियां भी शामिल हो गई। ये एक निर्णायक मोड़ था। बिना सेना के जार के आदेशों का पालन करने वाला कोई नहीं था। अब पीटर्सबर्ग, जार और पूरा रूस जनता के कब्जे में था। प्रदर्शनकारियों को शिद्दत से एक नेता की तलाश थी, जिसके लिए उन्होंने नेशनल असेंबली की ओर मार्च किया। उस इमारत में कामगारों और सैनिकों की एक काउंसिल पहले से ही बैठी हुई थी। उन्होंने एक नए सोवियत का गठन किया, जिसे नेशनल असेंबली के विरोधी के रूप में काम करना था। 35 वर्षीय वकील अलेक्जेंडर केरेंस्की असेंबली और सोवियत दोनों का सदस्य था। वह प्रतिभाशाली वक्ता था और जार को उखाड़ फेंकने की उसकी साहसी अपीलों ने उसे तुरंत लोकप्रिय और जनता का आदर्श बना दिया था। मोर्चे पर जब सैनिकों को राजधानी में हुए दंगों के बारे में पता चला कि इससे जार का सफाया हो जाएगा, तो उन्होंने खूब जश्न मनाया, नारे लगाए और झंडा ऊंचा किया। वे सोच रहे थे कि बेशक नई सरकार युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर देगी। 2 मार्च 1917 को रोमानोव वंश का आखिरी वारिस ढह गया। बिना किसी विरोध के निकोलस ने जार शाही के खत्म होने के करारनामे पर दस्तखत किए। वो बहुत जिद्दी था। युद्ध के लिए वो अड़ा रहा। इस्तीफे में भी उसने लिखा, निकोलाई II अलेक्जेंड्रोविच, रूस का चक्रवर्ती जार, पोलैंड का जार, फिनलैंड का महान राजकुमार, जार ऑफ साइबेरिया, लिथुआनिया वगैरह वगैरह, अब अपनी वफादार जनता को छोड़कर जा रहा है। सच तो यह है कि उसका वफादार कोई था ही नहीं। जाते समय उसकी बग्घी का कोचवान तक मौजूद नहीं था। जब वह महल छोड़कर जा रहा था तो अपने मंत्री की बाहों में गुस्से और निराशा से रोने लगा और बोला, अगर सारा रूस भी घुटनों के बल खड़े होकर उसे लौटने को कहेगा, तब भी मैं नहीं लौटूंगा। लेकिन रानी का इस बारे में सोचना अलग था। मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकती हूँ निकी, लेकिन मैं कसम खा के कहती हूँ कि तुम फिर से सिंहासन पे बैठोगे। तुम्हारी सेना और ये जनता ये पछताएंगे। खुद ईश्वर तुम्हें एक बार फिर तख्त पे बिठाएगा। जिस दिन यह करारनामा हुआ, केरेंस्की ने रॉयल पैलेस में अपना फोटो खिंचवाया। मध्यम वर्ग के आदर्शवादियों के नेता के रूप में लोगों ने उसे भारी समर्थन भी दिया। गुलामों के आजाद हो जाने के ऐसे चमत्कार सदियों में एक बार होते हैं। हमारा नारा है आजादी, समानता और भाईचारा। दक्षिणपंथियों व मध्यम मार्गियों ने एक गठबंधन सरकार बनाई, जिसमें प्रधानमंत्री थे कंजर्वेटिव प्रिंस लव। केरेंस्की को न्याय मंत्री बनाया गया। भीड़ ने जार के दफ्तरों को लूट लिया। उन्होंने पुलिस मुख्यालय को तबाह कर दिया और जेल खोल दी। हजारों राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया। उनमें से ज्यादातर बोल्शेविक थे, जिन्होंने तुरंत ही लोगों को यह बताकर सख्ते में डाल दिया कि यह सरकार बुर्जुआ सरकार है। उनमें से प्रमुख थे मोलोतोव, साइबेरिया से निर्वासन काट कर लौटा वह शख्स, और दूसरा था लौह पुरुष स्टालिन। लेनिन इस बीच ज्यूरिख से पोलैंड पहुंच चुके थे। जब फरवरी विद्रोह के समाचार उन तक पहुंचे, उस वक्त वो एक पुराने रेस्तरां के कमरे में थे। उन्होंने नए एक्शन प्लान के बारे में रूस में साथियों को लिखा।
उन्होंने जंग खत्म करने का आह्वान किया और जंग में शामिल मुल्कों की जनता से अपील की कि वे अपनी सरकारों को उखाड़ फेंकें जो उन्हें युद्ध में झोंक रही हैं। लेनिन ने अपना निर्वासन खत्म कर जल्द से जल्द पीटर्सबर्ग पहुंचने का फैसला किया। लेनिन 10 साल से ज्यादा समय से रूस से दूर थे। वे अपने साथी क्रांतिकारियों के साथ सफर कर रहे थे। उन्होंने एक निजी ट्रेन में जर्मनी पार किया। उनके रास्ते के निरापद होने का वादा खुद कैसर ने उनसे किया था। जर्मनी की सरकार ऐसे लोगों का फायदा उठाना चाहती थी जो युद्ध में रूस की भूमिका का हिंसक तरीके से विरोध कर रहे थे। वे स्वीडन और स्टॉकहोम के रास्ते आगे बढ़े। रास्ते में जब लेनिन अपने लिए नया जूता खरीदने के लिए रुके, तब एक फोटोग्राफर ने उनकी यह तस्वीर ली थी। वहां क्रांतिकारियों का एक दल उनके साथ हो लिया और फिर वे आगे बढ़े। 3 अप्रैल 1917, 10 साल के निर्वासन का समापन। स्विट्जरलैंड छोड़ने के 8वें दिन और फरवरी विद्रोह के 6 हफ्तों के बाद लेनिन सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे। स्टेशन पर एक बड़ी भीड़ ने उनका स्वागत किया और चाहा कि वे उन्हें इंकलाब के लिए बधाइयां दें, लेकिन लेनिन के लिए इंकलाब अभी भी भविष्य की गोद में था। ये सरकार तुमसे जो वादे कर रही है वह झूठे हैं। ये तुम्हें युद्ध, भूख और जमींदार देगी, जबकि तुमको जरूरत है शांति, रोटी और जमीन की। अपने लौटने के दूसरे दिन लेनिन ने सोवियत को संबोधित किया और सरकार की तीखी आलोचना कर श्रोताओं को सख्ते में डाल दिया। रूस के ज्यादातर सोशल डेमोक्रेट्स ने समाजवाद के साथ छल किया है। हम इस दुनिया को पूरी तरह से फिर से बनाना चाहते हैं और इसका एक ही संभव रास्ता है कि मजदूरों और अब समझदारी के साथ बोल्शेविकों के लिए अनमोल साथी बन सकते थे। कुछ ही दिनों में नई सरकार अपनी जमीन खोती नजर आई। इसी बरस के मध्य में करीब 30,000 सैनिकों, कामगारों ने एक मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। वे इस नई सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे। जंग के मोर्चे पर बोल्शेविकों की शांति की अपील का तुरंत असर हुआ। सेना में एक तरह से बगावत हो गई और कई बार उन्होंने दुश्मन की सेनाओं के साथ भाइयों की तरह व्यवहार किया। सेना में चल रही बगावत से गाफिल सरकार ने केरेंस्की को युद्ध मंत्री बना दिया। बिना सेना और सैनिकों का विश्वास हासिल किए उसने घोषणा की और मित्र देशों को आश्वासन दिया कि रूस युद्ध में अपनी हिस्सेदारी जारी रखेगा। अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल ने इस आश्वासन का स्वागत किया और ब्रिटिशों को भी केरेंस्की ने यह कहकर प्रभावित कर लिया कि पूरी राजधानी में बोल्शेविकों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। बैनर पर लिखा है, रूस लेनिन के प्रयोगों में काम आने वाला मेंढक नहीं है। मोर्चे पर भले सेना टूट गई थी, लेकिन घरेलू मोर्चे पर कम से कम महिलाओं की सेना वैसा ही अनुशासन और वफादारी दिखा रही थी जैसी सरकार को चाहिए थी। अक्टूबर में बोल्शेविकों की जीत तक यह वफादारी चलती रही। कुछ वक्त के लिए केरेंस्की की रणनीति और बड़ी बड़ी घोषणाओं से चीजें उसके पक्ष में जाती नजर आईं। उसने मोर्चों पर दौरा किया जहां उसे गर्मजोशी भरा स्वागत हासिल हुआ। उत्साहित केरेंस्की ने नए जनरलों की नियुक्ति की और लड़ाई के नए नए मोर्चे खोल दिए। लेकिन दोनों ही जगह नाकाम रहा। उधर बोल्शेविकों ने शांति की अपीलें करना जारी रखा था। जितनी बार केरेंस्की की सेना को हार मिलती, उतनी बार बोल्शेविकों का सितारा बुलंद होता। वे कहते हैं कि रूस में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है,
जो पूरी सत्ता संभाल सके। मैं कहता हूं कि है, हमारी पार्टी तैयार है। मेरी मांग है कि उन पूंजीपतियों के बही खातों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाए जो युद्ध से भी नफा कमा रहे हैं। उधर केरेंस्की भी चुप नहीं था। वो बोला, तुम बोल्शेविक लोग समस्याओं का बहुत ही बचकाना समाधान सुझाते हो। गिरफ्तार कर लो, गोली मार दो, नष्ट कर दो। आखिर तुम लोग होते कौन हो? गर्मियों के साथ पीटर्सबर्ग में माहौल भी गर्माता जा रहा था। जगह जगह प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे थे। हालात न तो सोवियतों के काबू में थे और न ही सरकार के। इस अराजकता के समंदर में इंकलाब के डूब जाने का खतरा बढ़ता जा रहा था। 5 लाख लोग सड़कों पर थे, असमंजस और गुस्से से भरे हुए। 2 दिन बाद 4 जुलाई 1917 को बोल्शेविकों ने असंतुष्ट जनता को समर्थन देना तय किया। उन्हें शासकों की बंदूकों के दमन का सामना करना पड़ा। सात जुलाई को अलेक्जेंडर केरेंस्की रूस का प्रधानमंत्री बना। उसने बोल्शेविक हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। बोल्शेविक नेताओं की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए। पहली बार अधिकृत तौर पर लेनिन को जर्मनी का एजेंट घोषित किया गया। बोल्शेविकों ने उन्हें भाग निकलने में मदद की। एक भूरे रंग की गाड़ी में सवार होकर, अपनी चिर परिचित दाढ़ी मुंडवाकर, इवानोव जाली नाम रखकर, पासपोर्ट के सहारे वे नॉर्थ की ओर चले गए। हिंसक हो चुकी राजधानी से 20 मील दूर गाजले के मैदानों में उन्होंने शरण ली। वह यहाँ कई मकानों में छिपे थे। वो 1917 की गर्मियों के दिन थे। भागे हुए तमाम लोगों की तरह जानकारियों, जरूरतों और पनाह के लिए उन्होंने अपने दोस्तों पर भरोसा किया। मुझे अपनी टोपी के लिए एक रिबन, चाय और शेविंग के लिए ब्रश की जरूरत है। कुछ दिनों बाद असुरक्षित महसूस करने के बाद वो एक दूसरी जगह चले गए। उन्होंने घास फूस से एक आदिम झोपड़ी बनाई और उसमें रहने लगे। एक कटे हुए दरख्त के तने को उन्होंने लिखने की मेज के रूप में इस्तेमाल किया और इंकलाब की तकरीरें लिखने लगे। हमारी सदस्यता अप्रैल के मुकाबले अब 2 गुने से ज्यादा हो गई है। सेना पूरी तरह हतोत्साहित है और किसान हमारी ओर आकर्षित हुए हैं। सरकार बटी हुई और बेअसर हो गई है। बुर्जुआ क्रांति मजदूरों की क्रांति में तब्दील हो जाएगी, भले आज नहीं कल, पर बहुत ही जल्द। 12 अगस्त को मॉस्को में प्रोविजनल सरकार ने कोशिश की कि सेना के बीच एकजुटता को दर्शाया जा सके। रूस की दुविधा को खत्म कर रास्ता निकालने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। रूसी समाज और राजनीति से जुड़े 2000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया, लेकिन इन लोगों में बोल्शेविक नहीं थे। उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार किया और बैठक वाले दिन आम हड़ताल की घोषणा की और प्रतिनिधियों पर आरोप लगाया कि वे जनता का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते। बैठक में लंबी मशक्कत के बाद एक नया शख्स उभरा, जनरल कॉनिलॉफ, नया कमांडर इन चीफ। वह लोगों में फैलते भ्रमों को लेकर इतने गुस्से में था कि उसने फौजी कार्रवाई के जरिए कानून व्यवस्था अपने हाथों में ले ली। वक्त आ गया है जब जर्मनी के जासूसों को फांसी दे देनी चाहिए। लेनिन उनका सरगना है और सोवियत को विखंडित कर देना चाहिए। कॉनिलॉफ की सेना ने राजधानी को कूच किया। केरेंस्की ने कॉनिलॉफ को उसके अधिकारों से मुक्त कर दिया। उल्टे कॉनिलॉफ ने सरकार से इस्तीफे की मांग कर दी। उसका दस्ता सेंट पीटर्सबर्ग की ओर बढ़ता रहा।
लेकिन कोनिलोव ने एक गंभीर गलती की। सोवियत ने अपने मजदूरों से उसका विरोध करने के लिए कहा और उन्होंने 25,000 लोगों की एक सेना बना ली, अक्टूबर क्रांति की लाल सेना। एक आंदोलन के जरिए कोनिलोव का विरोध किया गया जिसकी अगुवाई बोल्शेविक कर रहे थे। उस विरोध के सामने कोनिलोव के सारे हथियार धरे रह गए। उसका विरोध करने वाले लोग जीतकर शहर लौट आए। वे लोग सरकार के नहीं थे बल्कि बोल्शेविक पार्टी के लोग थे। ट्रॉट्स्की, जो सितंबर के मध्य में जेल से रिहा हुए, सेंट पीटर्सबर्ग सोवियत के अध्यक्ष चुने गए। पहली बार पीटर्सबर्ग और मॉस्को दोनों ही सोवियतों में बोल्शेविक बहुमत में थे। जुलाई में फीका पड़ा उनका सितारा अब तेजी से चमक पा रहा था। इस मकान में 10 अक्टूबर को बोल्शेविकों की सेंट्रल कमेटी की बैठक हुई और 2 के मुकाबले 10 वोटों से निर्णय लिया गया कि सशस्त्र विद्रोह के लेनिन के प्रस्ताव पर अमल किया जाए। खुद उनकी ही हैंडराइटिंग में मीटिंग के मिनट्स लिखे हुए हैं। माजरा बहुत साफ है, या तो पूंजीपतियों की तानाशाही चलेगी या सर्वहारा की तानाशाही। जनता ने हम में अपना विश्वास व्यक्त किया है। यंग लेडी अकादमी के इंस्टीट्यूट में बोल्शेविकों ने सशस्त्र विद्रोह की रूपरेखा संयोजित की। इस दृश्य को अमेरिकी रिपोर्टर जॉन रीड ने लिखा भी। इंस्टीट्यूट पर क्रांतिकारी संगठन के कार्यकर्ताओं और सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। 100 से ज्यादा कमरों में, गलियारों में, टीचर्स ब्यूरो में या लेडीज क्लासरूम में सब तरफ वे हैं। वे सब सोवियत की सेंट्रल कमेटी यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोल्जर्स के नए आदेश को पूरा करने में जी जान से जुटे हुए हैं। लंबे रोशन गलियारे सैनिकों और कार्यकर्ताओं की हलचलों से भरे हुए हैं। लकड़ी की फर्श पर उनकी गतिविधियां गूंज रही हैं। पैम्फलेट और राजनीतिक साहित्य का ढेर लगा हुआ है। 23 अक्टूबर को बोल्शेविक बटालियन पोजीशन लेने के लिए सड़कों पर उतर आई। हालांकि केरेंस्की सरकार जानती थी कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने इससे निपटने के लिए बहुत ही कम इंतजामात किए थे। सरकार ने जल्द ही पाया कि उसके पास हथियारबंद समर्थन बहुत कम है। उसने अब तक वफादार बनी रही अपनी महिला बटालियन, छात्र बटालियन और आरक्षित साइकिल बटालियन पर भरोसा किया। विंटर पैलेस पर इन लोगों ने किसी भी हमले से बचने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए थे। चौबीस अक्टूबर को उसी इंस्टीट्यूट में बोल्शेविकों ने इंकलाब की निर्णायक योजना बनाई। उनके नेता बिना सोए लगातार काम कर रहे थे। पच्चीस अक्टूबर की सुबह बोल्शेविक बटालियन शहर के प्रमुख स्थानों पर कब्जा करने के लिए निकल पड़ी। रेलवे स्टेशन, टेलीफोन एक्सचेंज, स्टेट बैंक और नदी पर बना हुआ मुख्य पुल। इंकलाब आ गया था।
क्रूजर अरोरा पर बोल्शेविक कमिसार थे अलेक्जेंडर वलिशोव। आसपास का इलाका हमारे इलेक्ट्रीशियन ने रोशन कर दिया था ताकि इंकलाबी लोग शहर के बीचों बीच इकट्ठे हो सकें और विंटर पैलेस को घेर सकें। तैयारियों के बीच आदेश का इंतजार किया जा रहा था ताकि विंटर पैलेस पर गोला दागा जा सके। सिग्नल 9 बजे मिलना था, लेकिन किसी कारण से देर हो गई। करीब 9:45 बजे पीटर पॉल किले से हमें सिग्नल मिला और कमिसार होने के नाते मैंने आदेश दिया कि विंटर पैलेस पर गोला दागा जाए। अब शुरू होता है रूसी इतिहास का नया युग। अब युद्ध का अंत हो जाएगा। अब भूमि की अनियमितता समाप्त हो जाएगी। अब उद्योगों पर खालिस रूप से मजदूरों का मालिकाना हक होगा। दुनिया की समाजवादी क्रांति जिंदाबाद। अगली सुबह जनता विंटर पैलेस के सामने इकट्ठा हुई। सिर्फ 8 महीनों में पहले ज़ारशाही और अब उदारवादी लोकतंत्र नेस्तनाबूद हो गया। महल पर कब्जा होने के पहले सिर्फ केरेंस्की भाग सका। ज़ार के परिवार के लोगों को बोल्शेविकों ने जल्द ही पकड़ खत्म कर दिया और लेनिन के नेतृत्व में सर्वहारा का अधिनायकत्व मुल्क में कायम हुआ। महज 10 दिनों के भीतर इंकलाब ने रूस को पूरी तरह बदल डाला और इसी इंकलाब ने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया।
सुबह होने तक बर्फ की मोटी परत ने जमीन को ढांप लिया था। कोहरा इतना था कि 10 फीट आगे तक देख पाना मुमकिन नहीं था। कीचड़ अब खो चुका था। अंधेरे में खोया शहर अब झक सफेद चमक रहा था। इंकलाब हो जाने के बाद भी पूरा रूस एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहा था जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था, लेकिन शहर खुशी की हिलोरों में था। चारों ओर सफेदी थी। जमीन के हर टुकड़े से लेकर इमारतों के गुंबदों तक जो सूरज निकला उसमें भी कुंदन का रंग था। बरसात के मौसम की नीरसता खत्म हो चली थी। शहर की जिंदगी बदल चुकी थी और क्रांति अपनी राह पर सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रही थी। 50 बरस बाद मॉस्को का रेड स्क्वायर। लोगों की एक लंबी कतार लेनिन के मकबरे की ओर बढ़ रही है। वे अपने विशाल देश के कोने कोने से आए हैं। इन 50 बरसों में रूसी जनता ने बहुत कुछ हासिल किया, बहुत कुछ सहा भी। इतिहास में बेमिसाल औद्योगिक बदलाव देखा और दूसरी बड़ी जंग में अपने 80% उद्योगों की तबाही भी झेली। डटे रहे और फिर बनाया। एक पिछड़े अंधेरे दौर से नाभिकीय ऊर्जा तक का सफर। गृह युद्ध के जरिए लेनिन की पहली विजय से स्टालिन की कठोर दृढ़ता तक, चौकस सह अस्तित्व से व्यक्तिगत आजादी की नई ऊंचाइयों तक, भूखे मरने और बेरोजगारी की जिल्लतों की नहीं, बल्कि खाना मिलने और आत्मसम्मान के साथ जीने की व्यक्तिगत आजादी तक। लेकिन 1917 में कौन कह सकता था कि जिस रास्ते पर उन्होंने चलना शुरू किया है, अंततः वही उन्हें मंजिल तक पहुंचाएगा, और हम सबको भी। इस फिल्म के बनने के बाद से इतिहास एक लंबा सफर तय कर चुका है। बर्लिन की दीवार गिरी, सोवियत संघ का विघटन हुआ और चीन में समाजवाद में बाजार की घुसपैठ हुई। पूंजीवादी दुनिया ने जोर शोर से समाजवादी इतिहास के अंत और पूंजीवाद की निर्णायक जीत के ऐलान किए। लेकिन पिछले 14 वर्षों में भूमंडलीकरण या आतंकवाद के खिलाफ जंग के नाम पर सरमायादारी ने जो शक्ल अख्तियार की है, उससे इराक, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, लैटिन अमेरिका या अफ्रीका या एशिया की और पूर्व समाजवादी देशों की जनता यकीनन जान चुकी है कि पूंजीवाद न तो न्याय दे सकता है न जीवन सुरक्षा। कोई यह दावा नहीं करता कि रूस में हुई 1917 की क्रांति समाजवाद का आखिरी मुकाम थी जिसकी दुनिया में बाकी मुल्क नकल कर सकते हैं। लेकिन रूस की वो क्रांति हमेशा के लिए एक बात साबित कर गई कि शोषण और मुनाफे की धुरी पर चलती दुनिया से अलग एक दूसरी तरह की दुनिया बनाई जा सकती है। आज क्यूबा, वेनेजुएला जैसे छोटे छोटे मुल्क अमेरिकी साम्राज्यवाद को चुनौती दे रहे हैं। दूसरी ओर नेपाल, ब्राजील, मैक्सिको और हमारे अपने मुल्क हिंदुस्तान में ऐसे संघर्ष लगातार बढ़ रहे हैं जो पूंजीवाद खत्म करना चाहते हैं। ऐसे संघर्षों के लिए रूस की अक्टूबर क्रांति रोशनी के घर की तरह है। समाजवाद का ख्वाब फीनिक्स परिंदे की तरह एक बार फिर जाग रहा है।